नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है सुदर्शन की बेहद मार्मिक कहानी गरीब की आत्मकथा। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सर्द अंधियारी रात थी। जमादार गणेश सिंह कांपते हुए हृदय से बिशनदास की कोठरी के सामने पहुंचकर बोला, बिशनदास जागते हो? बिशनदास अपना सिर घुटनों में दबाए हुए कुछ सोच रहा था। जमादार की आवाज सुनकर चौंक पड़ा और बोला, हाँ जागता हूं साहिब, कितने बजे होंगे? जमादार ने उसकी ओर करुण भरी दृष्टि और छलछलाई आंखों से देखा और उत्तर दिया, 3 बज गए बिशनदास। जमादार जानता था फांसी की घड़ी निकट आ गई है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। बिशनदास को हत्या के अपराध में फांसी का हुक्म हो चुका है। यह रात्रि उसके जीवन की अंतिम रात्रि थी। जमादार की आंखों में आंसू भरे हुए और वह भर्राए हुए कंठ से बोला, अगर मेरी दरखास्त मंजूर हो जाती तो मैं महावीर को लड्डू चढ़ाता, परंतु मन की लालसा मन में ही रह गई। इस भयानक संकट को देख जमादार का हृदय बैठा जाता, परंतु मृत्यु के निकट पहुंचकर बिशनदास के मुख पर न कोई दुख था न विषाद की रेखा। निराशा ने उसके हृदय पर शांति और संतोष का मानो मरहम रख दिया हो। गणेश सिंह ने आंसू पोंछते हुए कहा, बिशनदास, अच्छा होता जो तुमने हत्या न की होती। बिशनदास बोला, मैं निर्दोष हूं जमादार साहब। गणेश सिंह बोला, ऐसा तुम सोचते हो, अदालत नहीं सोचती। यदि निर्दोष होते तो फांसी की सजा क्यों पा रहे होते? बिशनदास फिर गंभीर होकर बोला, मैं सच कहता हूं साहब, मैं निर्दोष हूं। फिर बिशनदास गंभीर होकर बोला, फांसी के तख्त पर पहुंचने से पहले मैं अपना एक रहस्य तुम्हारे सामने रखकर जा रहा हूं। गणेश सिंह ये सुनकर भौचक्का रह गया और नम आंखों से दत्तचित्त होकर बिशनदास की बात को सुनने लगा। बिशनदास भावुक हो गया, उसकी आंखें भर आईं और वो बोला, जमादार साहब, मैं उन अभागे मनुष्यों में से हूं जो बिना बुलाए इस संसार में आ जाते हैं। हम 3 भाई और 4 बहनें थे। माता पिता बिल्कुल निर्धन थे, खाने का कोई प्रबंध न था। दोनों माता पिता दिन रात मजदूरी करते, परंतु आवश्यकताएं कभी पूरी न होती। हमारे माता पिता बहुत कोशिश करते, पर खर्चा न संभलता। गरीबी और परिस्थितियों ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि वे हम पर झुंझलाते। ऐसा कोई दिन न होता जब हम भाई बहनों में मार न पड़ती। हम अपने माता पिता के प्रेम के लिए तरस गए। हम परिस्थिति और गरीबी से लड़ते हुए बड़े हुए और माँ बाप के साथ मजदूरी करने लगे। हमारे गांव में भले ही खाने को अन्न न हो, पर माता पिता जबरन अपने बच्चों का विवाह कर अपने कर्तव्यों से निजात पा लेते हैं। मेरा भी विवाह कर दिया गया। मैं मजदूरी करने के साथ साथ रात्रि में पढ़ा करता था। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुझे पढ़ता देख माता पिता आग बबूला हो जाते। पिता क्रोध में भरकर कहते, ये पढ़ेगा तो किसी काम का न रहेगा, इसका मस्तिष्क बिगड़ गया है। वो मेरी किताबें फाड़ देते और मैं फिर किताबें खरीद लाता। मुझे गालियां पड़ती थी, पर मैंने अपनी पढ़ाई को ना छोड़ा। मैंने कुछ दर्जे तक पढ़ाई की और एक भट्टे पर मुंशी हो गया। कुछ अक्षर पढ़ने के बाद मैं अपने माँ बाप की प्रताड़ना न सह सका और अपनी पत्नी को लेकर एक किराए के मकान में चला गया। मेरी उम्र उस वक्त 19 वर्ष थी। हंसी खुशी किसी तरह 3 वर्ष निकल गए। फिर मैं एक प्रेस में 30 रुपए मासिक की नौकरी पर लग गया। यद्यपि 30 रुपए का वेतन अधिक न था, पर मेरे लिए ये वेतन बहुत था, क्योंकि हम भाई बहन 5-6 आने के लिए रोज धक्का खाते थे। प्रेस के मैनेजर को मुझ पर पूर्ण विश्वास था। मेरी ईमानदारी और भलमनसात को के कारण सभी कर्मचारियों पर धाक थी। मैनेजर इतना भला मानुस था कि उसने कभी मुझ पर संदेह न किया।
पर कहते हैं ना, जब विपत्ति आती है तो ईश्वर मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। धर्म से पतित होने के कई अवसर आए, पर मेरा चित्त पल भर के लिए भी न डोला। परंतु एक दिन थोड़ी सी रकम के लिए मेरा मन फिसल गया। जब मेरा राज खुला तो मैनेजर ने झिड़कते हुए कहा, अब तुम्हारा रहना यह संभव नहीं है। मैं रोया, गिड़गिड़ाया, उसके पैरों से लिपट गया। पर मैनेजर ने कहा, बिशन दास, कांट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। आज के बाद मुझे अपना मुख न दिखाना। मुझे प्रेस से धक्के मारकर निकाल दिया गया। मेरी गति बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति जब पहली बार पाप का शिकार होता है। उसी तरह मुझे पछतावा होने लगा। मैंने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये मेरा पहला और अंतिम पतन है। मैंने 3 मास तक प्रयत्न किया, पर नौकरी न मिली। घर में जो 4 पैसे जमा थे वह भी खर्च हो गए। मैं दिन भर शहर की खाक छानता और रात्रि में निराश होकर लौट आता। अंत में मेरी स्त्री के आभूषण जो उसे मायके से विवाह में मिले थे वो भी बिक गए। उसने कांपते हुए हाथों से जब मुझे गहने दिए तो उसकी आंखें और उसका मुख बिल्कुल मुरझाए फूल के समान हो गया। जिस दिन से गहने बिके उस दिन से मानो मेरे पत्नी की मुस्कुराहट भी बिक गई। फिर वह कभी न मुस्काई। एक दिन मैं एक सौदागर के पास पहुंचा, उससे काम मांगा। उसने कहा, क्या कर सकते हो? मैंने कहा, साहब मैं उर्दू हिंदी लिख पढ़ सकता हूँ। उसने कहा, उधर देखो, बिलों की नकल पड़ी है, रजिस्टर देखकर छांटते जाओ कि कौन सी बिल की रकम अदा हो चुकी है और कौन सी बाकी है। मैं संध्या काल तक सौदागर के यहाँ काम करता रहा, परंतु काम खत्म होने के उपरांत उसने मुझसे कहा, तुम बहुत समझदार आदमी हो, किंतु मेरा नौकर 1 माह के बाद नौकरी छोड़ेगा। तुम 1 माह के बाद मेरे पास आना। सौदागर की इस बात को सुनकर मानो मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। मैं निराश होकर घर आया तो देखा पत्नी मुंह फुलाकर बैठी हुई है, बच्चा रो रहा है। उसकी रुखाई और निष्ठुरता मुझे घावों पर नमक के समान अनुभव हुई। उसने घृणा मिले हुए स्वर में कहा, मकान मालिक आया था, कह रहा था परसों तक 3 महीने का किराया दो, नहीं तो मकान खाली कर दो। बेटा कुंदन पड़ोसी के घर से रोटी चुरा लाया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम्हें कितनी बार समझाऊं, कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो। अगर मुंशीगिरी नहीं मिलेगी तो क्या भूखे मरोगे? मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे मजदूरी करना पसंद नहीं है। परंतु अचानक मेरे कानों में अपने पिता के कहे हुए शब्द गूंजने लगे, पढ़ लिख कर यह कोई काम का न रहेगा। इसका मस्तिष्क बिगड़ गया है, रस्सी जल गई है, पर ऐठन अभी बाकी है। मनुष्य जब बाहर से अपमानित होता है तो घर की ओर भागता है, परंतु मुझे घर पर भी अपनी पत्नी की प्रताड़ना और घृणा को झेलना पड़ता। मुझे अपनी पत्नी से भय महसूस होने लगा। एक दिन निराशा में आशा की एक किरण दिखाई दी। अपने मित्र ज्ञानचंद का मुझे ध्यान आया। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसे वसीयत में लाखों रुपए मिले हैं। मैं कांपते हुए कदमों से उसके घर पहुंचा। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैं सोचने लगा, मेरे कपड़े तार तार हैं, मुख पर दर्दता छाई है। इस अवस्था में जाना ठीक न होगा, पर इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय भी क्या था। मैं हिचकिचाते हुए अंदर गया तो देखा ज्ञानचंद बैठा हुआ सिगार पी रहा है। मेरी गरीबी और मेरी हालत को वह भाप गया। उसकी आंखों में वो प्रेम नहीं था, केवल अहंकार झलक रहा था। वह रौब झाड़ते हुए बोला, अरे मिस्टर बिशन, आज कैसे रास्ता भूल गए? इतने पास रहकर पहले तो तुम कभी ना आए, आज कैसे आए? चलो बताओ, क्या खातिर की जाए तुम्हारी? मैंने कहा, तुम्हारी दया चाहिए दोस्त।
उसने कहा, अरे यार, तुमसे क्या पड़ता है? यह ठाट बाट तो सिर्फ एक दिखावा है। पिताजी सिर्फ वसीयत के नाम पर हवा बांधे हुए थे। मैं खुद पैसे के लिए मोहताज हो रहा हूँ। जी चाहता है कि मकान बेचकर 10 रुपए की नौकरी कर लूं। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम सिगार पियोगे क्या? अरे मैं तो भूल ही गया, तुम सिगार कहाँ पीते हो? अच्छा, तुम्हारे लिए चाय मंगाऊं क्या? फिर बोला कि अरे दोस्त, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ जरा, सामने की दीवार पर जो 2 तस्वीर लगी हुई हैं, इन तस्वीर को देखकर बताओ ये तस्वीर कैसी हैं? ये तस्वीर पेरिस से आई हैं, 350 रुपए में खरीदी हैं। ज्ञानचंद को बिशन सिंह पहचान गया और वह भाप गया कि यह मित्र मेरी मदद करने वाला नहीं है, और निराश होकर बिशन सिंह अपने घर लौट आया। 4 दिन तक मेरी पत्नी, मैं और मेरा फूल सा बच्चा कुंदन भूख से तड़पते रहे। अपने बच्चे की भूख मुझसे बर्दाश्त न हुई। एक दिन रात्रि में एक सेठ के घर में घुस गया। प्रेस की नौकरी के दिनों में मैं मशीनों को खोलने का ढंग सीख गया था। मैंने अलमारी का ताला तोड़ा और नोटों का पुलंदा लेकर भागा, पर घर की 4 दीवारी पार करने से पहले पकड़ा गया। 2 वर्ष की जेल हुई। मुझे 2 वर्ष तक पता भी न चला कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या हाल हुआ होगा। मैंने 6 माह तक उन्हें बहुत ढूंढने का प्रयास किया, पर कुछ पता न चला। जेल से निकलकर गरीबी, लाचारी और निराशा के कारण मेरी हालत बुरी हो गई। मैं बुरी सोहबत और शराब के नशे में पड़ गया। एक रात सौंदर्य के बाजार की ओर जा रहा था, जहां कटाक्ष बिकती है। एक मकान की बैठक से सुरीली आवाज गूंज रही थी। मैं फुर्ती से ऊपर पहुंचा और उस सुरीली गाना गाने वाली स्त्री को देखा तो मेरे हृदय पर मानो अंगारे लौट गए। वह स्त्री कोई और नहीं, मेरी पत्नी थी। मैं अपनी कुलीनता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने उसकी हत्या कर दी। दोस्त, मैं अदालत में कभी यह नहीं कह पाया कि वह मेरी पत्नी थी। मैं भरी अदालत में अपनी पत्नी को कलंकित करने का साहस न उठा सका। यह कहकर बिशनदास रो पड़ा। दिन के 8 बजे बिशनदास की लाश फांसी पर लटक रही थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई ना कोई टिप्पणी अवश्य करें।